है। हम कल कैबिनेट मिशन पढ़ रहे थे, हालांकि मैंने संविधान की मांग आपको बताई थी, एक बार रिवाइज में करा देता हूं। देखिए, संविधान सभा की सबसे पहली जो मांग है या विचार है वो किसने दिया, किसने उस विचार को फॉलो किया, उस पर हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा का जो विचार था, जो आइडिया था, वो ब्रिटेन के एक कानूनविद थे जिनका नाम था हेनरी मैन। हेनरी मैन ने संविधान सभा का विचार दिया, लेकिन संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन फ्रांस और अमेरिका में हुआ। भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम अनौपचारिक तरीके से की गई थी, जिसके 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक पेश किया था, स्वराज विधेयक। उसके माध्यम से सबसे पहले मांग की गई थी स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की। जब ये चीजें हम पढ़ते हैं, साथ में हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि भैया उसके बाद अगर पूछा जाए कि सर स्वराज की सबसे पहली मांग किसने की थी, पूर्ण स्वराज की सबसे पहली मांग की थी हजरत मोहानी ने 1921 में, 1921 में। 1923 में स्वराज पार्टी बन गई, जिसने 1924 में मोतीलाल नेहरू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की बात रखी। 1934 में पहली औपचारिक या फॉर्मल डिमांड की एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने, और उसी फॉर्मल डिमांड को, उसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बना दिया 1935 में कांग्रेस ने। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, जिसमें लिलित को ने एक प्रस्ताव रखा था। जो उस समय भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा था, उससे निपटने के लिए अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था 8 अगस्त 1940 में। ठीक है, अब बात आती है सर, इसमें यह था कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, भारतीयों को युद्ध के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन यानी कि विंस्टन चर्चिल अभी प्रधानमंत्री है 1942 में, विंस्टन चर्चिल ने अपने ही कैबिनेट के सदस्य, जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन बनाया। हालांकि वो भी स्वीकार नहीं हुआ, गांधी जी ने उसे बीते समय का चेक, उत्तर तृतीय चेक कहा था। फिर आ जाता है आपका कैबिनेट मिशन, जिसमें अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या पैथिक लॉरेंस। तो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और दो सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर और भैया स्टैफोर्ड क्रिप्स। यहीं से हम पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, कभी भी डाउट मत करना, पॉलिटी को लेकर डाउट मत करना कि मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं या मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लेना। 1865 में कोई भी विधेयक, कोई भी अधिनियम नहीं आया था। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात कर रहे थे, हमारा पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके प्रीवियस ईयर को ही देखकर पढ़ाता हूँ बेटा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है उसी पर मैं कंटेंट तैयार करता हूँ। संविधान सभा, ये सेकंड क्लास है जी संविधान सभा की। ठीक है जी, संविधान सभा यहाँ हम पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर ये क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात यहाँ पर होगी। आप पढ़ चुके थे, यानी कि ये सेकंड क्लास है, जाहिर सी बात है क्लास कल इसकी हो चुकी है, ये क्लास नंबर सेकंड है। यहाँ हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, हमने पढ़ लिया था। कैबिनेट मिशन हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन मैंने कल इस पर चर्चा की थी, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण प्रॉब्लम चल रही थी। मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन की मैं बात करूंगा तो पहले मैं लिख देता हूं, क्योंकि कल मैं इस पर समझा भी चुका हूं। कैबिनेट मिशन की अगर बात होगी, जो मैंने कल पढ़ा दिया था वहां तक मैं लिख देता हूं, फिर समझाना प्रारंभ करूंगा। कैबिनेट मिशन जो कि 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचा, और इसका नामकरण क्यों किया गया? नामकरण की बात अगर मैं बात कर लूं, अब इस समय नामकरण भैया कैसे होगा? देखिए, विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा था, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं इटली। कौन आते हैं? इटली। नामकरण भैया इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश पीएम इटली थे। कौन थे? ब्रिटिश पीएम इटली ने क्या किया भैया? 14 मार्च 1946 को ये घोषणा कर दी। 14 मार्च 1946 को क्या किया? ब्रिटिश संसद में, यहां पर आप लिखेंगे सर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटिश संसद के किस में भैया? आप कहेंगे सर हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो निम्न सदन होता है, जैसे भारत में लोकसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड है। मैं भैया भारत में घोषणा कर दी। क्या कर दीजिए? घोषणा की थी, एक अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की। और क्या घोषणा थी? कि भारतीयों को आजाद होने की स्वतंत्रता है। भारतीयों को आजाद होने की स्वतंत्रता है। क्या है जी? या भारतीयों को आजाद होने का अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा है भैया किसने? आप कहेंगे सर अधिकार है, ये कहा था किसने? एटली ने, क्लीमेंट एटली। कौन है? क्लीमेंट एटली है। समझ गए आप लोग यहाँ पर? अब यहाँ हम सारी चीजों को बात करते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, नेहरू जी ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। 1924 में उन्होंने भैया ब्रिटेन सरकार के समक्ष क्या किया था? अपनी मांग रख दी थी। हालांकि फिर 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी पेश की थी। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है, कि भैया सुनते क्यों नहीं हो 1928 होगा। और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुनते क्यों नहीं हो कि टीचर आपसे ज्यादा पढ़ के आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आया और मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ना बेटा ना, इतना दिमाग नहीं है। मैं आपसे ज्यादा आपके कंटेंट को रिसर्च करता हूं, उसके बाद आपके क्लास में आता हूं। ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया। बहुतों को लगता है कि हो सकता है ये गलत पढ़ा रहे हो, ना भैया ना, कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाता। सब कुछ वेरीफाइड होता है, सारी चीजें वेरीफाइड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लें। चलिए, अब हमने यहाँ पर बात कर ली। अब क्या किया गया, तो भैया ब्रिटिश पीएम ने, जिनका नाम है एटली, इन्होंने क्या किया, अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों के नेतृत्व में, अपनी कैबिनेट के, किसके भैया, अपनी कैबिनेट के 3 सदस्यों के, 3 सदस्यों को, 3 सदस्यों को भैया क्या किया, 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया, 3 सदस्यों का आयोग बनाया। क्या बनाया, आयोग बनाया, जिसे क्या कहा गया, जिसे भैया कैबिनेट मिशन कहा गया। जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। आप कहेंगे सर क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है, कैबिनेट मिशन कहा गया। यहां तक हमने पढ़ लेंगे, कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है। और कैबिनेट मिशन हमने पढ़ लिया 24 मार्च 1946, ठीक है। चलिए, अब बात यहां पर आती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब बात ये आ गई सर, इसके अध्यक्ष कौन थे। यहां पर हम बात करेंगे सर, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। इसके अध्यक्ष थे चेयरमैन। लिखने की जरूरत है क्या, चेयरमैन, आप चाहें तो लिख लेना भैया कि इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं, प्रेसिडेंट मत लिखना। चेयरमैन थे जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था, आप कहेंगे पैथिक लॉरेंस। समझ रहे हैं आप लोग, पैथिक लॉरेंस। चलिए, अच्छा, अन्य सदस्यों की मैं बात करूं, 2 सदस्य थे, ये भी मैंने कल शायद आपको बताया था। 2 सदस्य थे, जिनमें भैया एक सदस्य थे एबी एलेक्जेंडर। एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर, जो भैया ब्रिटिश कैबिनेट में नौसेना मंत्री थे। कौन थे, नौसेना मंत्री, नेवी मिनिस्टर थे। नौसेना मंत्री हुआ करते थे, नेवी मिनिस्टर हुआ करते थे। और एक सदस्य था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है जी, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कौन था, ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ये कौन था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है जी, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। कौन था, अध्यक्ष। अब बचा कौन, अब बच गया भैया कौन, लॉरेंस। ये कौन था, ये भारत सचिव था उस समय। ये कौन था, भारत सचिव हुआ करता था, ठीक है, ये भारत सचिव था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें आ गई, ये सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि संविधान सभा का गठन होगा। भारत को आजाद होने की आवश्यकता है, भारत को आजाद किया जाएगा, उसके लिए एक संविधान होगा, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होगी। लेकिन संविधान सभा में एक व्यक्ति कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। चलिए, यहां पर हम बात करते हैं। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, हाँ जी बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में की गई थी। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो 1608 में आई थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनको आप लोग लिखें। अब ये हमने पढ़ लिया। तो इसने क्या कहा, कैबिनेट ने कहा, कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश क्या थी, इन्होंने सिफारिश क्या की थी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इनकी सिफारिश, रिकमेंडेशन ये थी कि एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था संविधान सभा में, संविधान सभा में एक सदस्य, सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा भैया, लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है जी, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सारी चीजें आप लोग लिख लें, प्रतिनिधित्व करेगा। तो यहां तक आप लोग भैया बताइए, प्रतिनिधित्व करेगा। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक लिख ली कि सर इसी कारण संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389, 389। आप ये बताइए, संविधान सभा में 390 क्यों नहीं थे, 385 क्यों नहीं थे, 380 क्यों नहीं थे, 389 ही क्यों थे? क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या के आधार पर यह कहा गया कि एक सदस्य संविधान सभा में कम से कम 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है। चलिए, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए भैया, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो। अब हम बात करते हैं संविधान सभा में कुल सदस्य, ठीक है। आप कहेंगे वन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिप्रेजेंटेड 10 लाख, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात आती है कि सर संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा का गठन कब हो जाता है, संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आप लोग बता सकते हैं कि सर ये जो संविधान सभा थी इसको कब गठित किया गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर ये 6 दिसंबर को बनाई गई। कब? 6 दिसंबर 1946 में गठित कर दी गई। अब इसमें कुल सदस्य कितने थे संविधान सभा में? कुल सदस्य बताइए, कौन कौन साथी बता देंगे जी इसमें कुल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल मेंबर्स कितने थे? ठीक है जी, टोटल मेंबर्स। चलिए बताइए, टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 389, 389, 389 सदस्य थे। अब ये 389 सदस्य जो थे ये कहाँ से आए थे, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये ब्रिटिश भारत से थे एवं देसी रियासतों से थे। आप मुझे बताएंगे कि सर 93 सदस्य कहाँ से थे, आप बताइएगा। 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। कहाँ से? देसी रियासतों से, रियासतों यानी कि देसी रियासतों से। ठीक है, आप कहेंगे सर फ्रॉम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर प्रिंसली, आप बताइएगा सर प्रिंसली स्टेट। ठीक है जी, क्या बोल देंगे आप? प्रिंसली स्टेट। ठीक है, चलिए प्रिंसली स्टेट से कितने थे? तो भैया 93 थे। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे सर 296 की। ये कहाँ से थे? ये थे ब्रिटिश भारत से। ये कहाँ से थे? ये थे ब्रिटिश भारत से। चलिए ब्रिटिश भारत से थे, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, इन्हें भी जो है दो भागों में बांट दिया। इन्हें भी क्या कर दिया? इन्हें भी दो भागों में बांट दिया। आप कहेंगे 296 में 292 कहाँ से थे? प्रांतों से थे। कहाँ से थे? प्रांतों से थे। ठीक है जी, कहाँ से थे? प्रांतों से। और जो 4 थे ये चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरेट से थे, प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, प्रांतों से थे। अच्छा, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सर जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, एक था दिल्ली, एक कौन सा था? एक सदस्य था दिल्ली से। अब यहाँ एक सदस्य आप लिखना अजमेर मारवाड़ से। कहाँ से? अजमेर मारवाड़। देखिए अजमेर पूरा नाम हुआ करता था मारवाड़, ठीक है, अजमेर मारवाड़। ठीक है, और एक सदस्य था भैया कहाँ से? कुर्ग से। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। एक सदस्य लाडलो कहाँ से था? एक सदस्य था बलूचिस्तान से। कहाँ से? बलूचिस्तान। आप कहेंगे सर कहाँ से था? बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है जी, चलिए तो ये 4 सदस्य हो गए, चीफ कमिश्नरी प्रांत हो गए। क्लियर है क्या चीजें? क्या क्लियर हो गई ये सारी चीजें? अब बात ये आ गई कि सर यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया कि सर अगर मैं इनमें बात करूं, इसमें मैं बात करूं सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, कि संविधान सभा में सामान्य जाति के कितने लोग थे, मुस्लिम कितने थे, सिख कितने थे, महिलाएं कितनी थी, तो आप लोग मुझे क्या बताइएगा? चलिए, हाँ जी, 292 स्टेट से बताए थे मैंने भी, अभी भी 292 प्रांतों से ही बताएं, स्टेट से बताएं। ठीक है, हाँ जी। पता है मैंने क्या पहले बताया, मैंने क्या नहीं बताया, किसी किताब में क्या लिखा है, किसी किताब में क्या लिखा है? बेटा अभी जो प्रेजेंट में बता रहा हूं यही पढ़ लो, ये चीजें पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखना सिलेक्शन, सिलेक्शन कब होगा? जब हम किसी चीज को प्रेजेंट में जानेंगे। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप प्रेजेंट में क्या पढ़ रहे हैं, आपको प्रेजेंट में कितनी चीजें याद है, वो सारी चीजें आप याद रखना। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब एक बहुत देर से कमेंट करे जा रहा है संविधान सभा का विचार 1934 में एम एन राय ने दिया था। भैया उन्होंने औपचारिक दिया था, औपचारिक। अब किस किताब में क्या लिखा है उससे मुझे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे मतलब इससे है जो मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हमने पढ़ना है कि सर ये बताइए इसमें संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय, संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी के आधार पर भी अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर यहां पर मैं संप्रदाय यानी कि कम्युनिटी, कम्युनिटी के आधार पर, के आधार पर अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो आप मुझे क्या बताएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, संप्रदाय के आधार पर। जैसे कि इसमें सामान्य जाति से कितने लोग थे? आप कहेंगे संविधान सभा में सामान्य जनरल कास्ट के कितने लोग थे? सामान्य यानी कि जनरल जाति से कितने लोग थे? सामान्य थे 213। कितने थे? 213। कि भैया इसमें मुस्लिम कितने थे? मुस्लिमों की बात हो रही है, केवल मुस्लिम लीग की नहीं, मुस्लिम की, कि भैया मुस्लिम कितने थे इसमें? 79। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये 80 भी दिया है, 80 भी दिया हुआ है। कितना दिया है? 80 भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर सिख कितने थे? सिख, आप कहेंगे सर सिख,
सिख की संख्या थी भैया कितनी? सिख की संख्या थी 4। कितनी थी जी? 4 थी। क्या आप लोग बता देंगे? ये हमने पढ़ लिया कि सर अब ये बताइए इन सब में कुल महिलाएं कितनी थी? महिलाएं, कुल महिलाओं की संख्या आप बताइए। कुल महिलाएं कितनी थी? आप कहेंगे सर महिलाओं की संख्या थी 15। कुल कितनी महिलाएं थी? 15 थी। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर ये बताइए संविधान सभा में कुल मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 79। लेकिन याद रखना ये किसी किसी किताब में 80 भी दिया हुआ है। जैसे मैं खुल के बोलना चाहूंगा, एम लक्ष्मीकांत में ये 80 दिया है। बिल्कुल 80 एम लक्ष्मीकांत में इसलिए दिया है क्योंकि वो यूपीएससी को टारगेट करता है और यूपीएससी में ये 80 ही माना जाता है, लेकिन वनडे एग्जाम में ये 79 माना जाता है। कितना? 79 माना जाता है मेरे लाल। तो ये वाला डाउट भी आपका शायद क्लियर हो चुका होगा। ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा सारी चीजों को। अब बात आती है कि सर जो महिलाएं थी संविधान सभा में, जो महिलाएं थी वो कहां कहां से आई थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए एससी के कितने थे उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं जी कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, चलिए सारी चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। चलिए महिलाओं की संख्या भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये है कि संविधान सभा में कुल महिलाएं, जैसे कि संविधान सभा में सुचेता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश से थी। ये कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यूपी की प्रथम महिला सीएम भी थी। कौन थी? प्रथम महिला सीएम भी थी। आप कहेंगे सर पहली महिला सीएम। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित ये उत्तर प्रदेश से चुनकर आई थी। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी ये उत्तर प्रदेश से चुनकर आई थी। पूर्णिमा बनर्जी। कमला चौधरी ये भी उत्तर प्रदेश से चुनकर आई थी। कमला चौधरी। बेगम एजाज रसूल, आप कहेंगे सर एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये एकमात्र मुस्लिम महिला किसमें? संविधान सभा में। किसमें थी? संविधान सभा में। ठीक है जी, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, ये भी उत्तर प्रदेश से थी। यह है बेगम एजाज रसूल। राजकुमारी अमृता कौर ये मध्य प्रांत से थी। यह है राजकुमारी अमृता कौर। आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल में या मंत्री परिषद में प्रथम प्रथम महिला मंत्री। ठीक है, महिला मंत्री कौन थी भैया? राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो ये सारे नाम आप लोगों को लिखने हैं। हालांकि मैंने कल एडवांस में पूरी पीडीएफ दे दी थी ये। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसने तो लिख लिया होगा, उसने तो आराम से लिख लिया होगा। अब जिसने नहीं लिखा होगा तो भैया वो तो बहाना ही बनाएगा कि सर आपने बोला नहीं था, अभी हम लिख नहीं पा रहे हैं, हमारी स्पीड कम है, आप जो है भेदभाव कर रहे हो। ये सारी चीजें आप आ जाएंगे। देसी रियासतों का मतलब था ऐसे प्रिंसली स्टेट जो स्वतंत्र थे, जिन पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उन्हें यह अधिकार था कि वो भारत में शामिल हो या ना हो। ठीक है, हालांकि 562 रियासतों में से 559 रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय संघ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित हुआ था, लेकिन पूर्णतः विफल रहा क्योंकि उसमें देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, देसी रियासतें उसमें शामिल नहीं हो पाई थी, इस कारण वो विफल हो जाता है। देसी रियासतों में राजा महाराजा शासन करते थे। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, बहुत शानदार। ठीक है, इसको आपने पीडीएफ मैंने ऑलरेडी कल वाली दे रखी है, जो पीडीएफ 2 है उसमें आप देख सकते हैं ये। चलिए आगे बात आती है सर सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल। आप कहेंगे सर यूपी की फर्स्ट महिला राज्यपाल। महिला राज्यपाल। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भैया सरोजनी नायडू थी। बिहार से चुनकर आई थी संविधान सभा में। हंसा मेहता ये बंबई से चुनकर आई थी, ये हंसा मेहता है। जी दुर्गाबाई ये मद्रास से चुनकर आई थी। दक्षयानी वेलायुधन ये भी मद्रास से चुनकर आई थी। ये भैया प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। ठीक है, प्रथम दलित महिला संविधान सभा में थी। क्या नाम था जी उनका? दक्षयाणी। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन ये भी मद्रास से चुनकर आई थी। और ये है मालती चौधरी, ये ओडिशा से चुनकर आई थी। इनको जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है जी, इनको आप लोग भैया लिख लीजिए, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत शानदार, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से।
यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोग इसको लिख रहे हैं और समझदार बच्चा हैं आप, बहुत समझदार हैं। आप जानते हैं कि आपके भले के लिए अच्छा है, आपके भविष्य के लिए क्या अच्छा है, आप सारी चीज़ों को बखूबी जानते हैं, ठीक है, बखूबी आप जानते हैं। कुछ लाइन याद आई मुझे, कुछ लाइन याद आई, एक कमेंट पढ़ा मैंने अभी, उसको लेकर कुछ लाइन मुझे याद आ गई कि अ, क्या करेंगे दोनों मिलकर, क्या करेंगे दोनों मिलकर, दोनों ने दोनों को जान लिया, क्या करेंगे दोनों मिलकर, दोनों ने दोनों को अच्छे से जान लिया, मैं भी जीवन में आगे निकल गया और उसने भी अपने पापा का कहना मान लिया, मैं भी अपने जीवन में आगे निकल गया और उसने भी पापा का कहना मान लिया। तो समझ जाओ, अभी भी समय है, वरना वो पापा का कहना मान ही लेगी। समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, पूरा लिखाया करिए जितना समझाते हैं, ताकि हम नोट्स बनाते रहें। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें तो मैंने बोल ही दी हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये सारी चीजें माय डियर, जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव है, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मेहनत बस दिल से और लगन से कर ली, सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि सफलता की एक ही खासियत है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आपने मेहनत कर ली तो सफलता आप पर फिदा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, लिख लिए होंगे यहाँ तक, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं रेणुका राय। रेणुका राय जो पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में आई थी, लीला राय ये पश्चिम बंगाल से आई थी, और एनी मस्करनी ये त्रावणकोर से आई थी। कहाँ से आई थी? त्रावणकोर से। ये वो 15 महिलाएं हैं, ये वो 15 महिलाएं हैं जो आपकी संविधान सभा में थी। कहाँ से थी? संविधान सभा में थी। हमने पढ़ लिया संविधान सभा के बारे में, हमने पढ़ लिया कि संविधान सभा में कितने कितने सदस्य थे, कहाँ से थे। अब संविधान सभा का चुनाव पढ़ेंगे, अब संविधान सभा का हम चुनाव पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया कि सर संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था और चुनाव कैसे हुआ। आप कहेंगे सर संविधान सभा का चुनाव, सभा का चुनाव कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे सर इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन भैया बताएंगे संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था और चुनाव किस प्रक्रिया से हुआ था? आप कहेंगे सर यहाँ पर संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। अब चुनाव भैया कैसे हुआ था? आप कहेंगे सर प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। कैसे चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अब यहां पर बात ये आ गई कि भैया ये बताओ कि प्रांतीय विधानसभा जब हम पढ़ रहे हैं, जब प्रांतीय विधानसभा जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा ही संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे। आम जनता ने संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना, ठीक है। सर इसमें तो 14 महिलाएं हैं, देखो प्लीज, यार बड़ी समस्या है। यहां पर देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी है ये? 15 है। प्लीज बी सीरियस, बी सीरियस माय डियर। तो यहां पर हमने ये चीजें पढ़ी थी। अब मैंने आप लोगों से कहा कि ये बताइए विधानसभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, किसके द्वारा हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहां पर हमने पढ़ लिया, इसका मतलब है इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्शन, indirect election by the members of, by the members of, members of provincial legislative assembly, provincial, कौन? provincial legislative assembly, legislative assembly, ठीक है, legislative assembly। चलिए कि भैया जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे 389, उनमें 389 तो चुनकर नहीं आए थे, मात्र 296 सदस्यों में चुनाव हुआ था। तो आप कहेंगे सर जो 296 सदस्यों में चुनाव हुआ था उनका चुनाव कैसे हुआ? उनका चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, चुनाव में हिस्सा किसने लिया? तो आप कहेंगे सर चुनाव कितने लोगों का हुआ था? आप कहेंगे सर चुनाव, इलेक्शन कितने लोगों में हुआ था? इलेक्शन हुआ था मात्र 296 लोगों में। ठीक है, कितने लोगों में चुनाव हुआ था? आप कहेंगे चुनाव हुआ 296 सदस्यों में। कितने सदस्यों में? 296 सदस्यों में चुनाव हुआ। क्या हुआ जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सारी चीजों को मैं धीरे धीरे हर चीज को कंप्लीट करा रहा हूं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। 296 सदस्यों में चुनाव हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल गई थी। देखिए कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने अपने 210 कैंडिडेट खड़े किए थे चुनाव में, लेकिन कांग्रेस मात्र 199 सीटों पर जीती। ठीक है, अब आप कहोगे हमने तो 208 पढ़े हैं, बिल्कुल सही पढ़े हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन से जीत हासिल की थी, यानी कि छोटे छोटे सहयोगियों दलों के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा। तो 9 और प्लस 199 कुल मिलाकर 208 सीटें हो गई। तो कांग्रेस को कितनी सीट मिल गई? 208। समझ गए ना कैसे? 199 तो कांग्रेस की स्वयं की थी, 9 पर उसने गठबंधन से चुनाव जीता था, तो कुल मिलाकर 208 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। मुस्लिम लीग, मुसलमान नहीं, यहां पर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी इसे कितनी? 73 सीट मिल गई। अब आप कहोगे सर अभी आपने यहां पर तो आपने वहां पर 79 लिखवाया, 73 लिखवा रहे हो। बिल्कुल, वहां पर कुछ मुसलमान मुस्लिम लीग में भी तो थे, कुछ मुसलमान कांग्रेस में भी थे। ठीक है, मुस्लिम लीग में कुछ हिंदू भी थे। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग पार्टी को सीट कितनी, जीत कितने लोगों पर हुई, या कितनी सीटें जीती थी? तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी। और अन्य की अगर मैं बात करूं, अन्य अन्य भैया 15 सीटें हो गई। 15 में भी 7 निर्दलीय थी, सॉरी 8 निर्दलीय थी, 7 में छोटी छोटी पार्टियों ने सरकारें या एक एक सीटें जीत कराई, जैसे यूनिस्ट पार्टी हो गई, कृषक प्रजा पार्टी हो गई। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जिसमें आम जनता हिस्सा ना लेकर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में क्या आप डायरेक्ट वोट करते हैं? क्या मैं डायरेक्ट वोट करूंगा? नहीं। तो कौन करेगा? जिनको हमने निर्वाचित करके लोकसभा में, राज्यसभा में हम नहीं करते, लोकसभा में और विधानसभा में भेजे हों, वही सदस्य हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो ये भैया हमने यहां पर पढ़ लिया, हमने यहां पर पढ़ लिया कि मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली, और अन्य सीट भैया 15 थी। ठीक है, तो इन पर क्या हुआ इसमें हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर चुनाव में देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया, देसी रियासतों ने चुनाव का बहिष्कार किया, देसी रियासतों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ठीक है जी, चुनाव का बहिष्कार किया। ठीक है, क्या किया? बहिष्कार किया, यानी कि उन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, बहिष्कार किया। तो आप कहेंगे प्रिंसली स्टेट, यहां पर बायकॉट द इलेक्शन बाय प्रिंसली स्टेट। ठीक है, बहिष्कार किया मतलब देसी रियासतों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। जो देसी रियासतें थीं, आप मुझे बताएंगे देसी रियासतें कितनी थीं? कमेंट करके बताएंगे। देसी रियासतें थी 93। कितनी? आप कहेंगे सर 93। देसी रियासतें कितनी थी? 93। इन्होंने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, चुनाव का बहिष्कार किया, इसलिए चुनाव मात्र कितने लोगों में हुआ? 296 लोगों में चुनाव हुआ। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया, ये चीजें हमने पढ़ ली। अब आप लोग भैया बताइए, हालांकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि सर ये जब हम पढ़ रहे थे, यहां पर मैंने आपको संप्रदाय के आधार पर बताया था, सामान्य जाति, मुस्लिम लीग, सिख और भैया कुल महिलाएं। अगर इसमें भी ये पूछ ले कि सर एससी से कितने थे और एसटी से कितने थे, आप कहेंगे सर एससी मतलब अनुसूचित जाति। आप कहेंगे सर संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने लोग थे? अनुसूचित जाति से 26 सदस्य थे। अनुसूचित जाति से कितने थे? आप कहेंगे 26 सदस्य थे। एसटी जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित
जनजाति। आप कहेंगे सर अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। क्या ये वाला डाटा आप लोग कर लेंगे क्या? चलिए बताइए, क्या ये वाला फैक्ट आप लोग पढ़ लेंगे? जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर कराई हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ पर 79 लिखवा दी और वहां 73। यहाँ पर केवल मैंने मुसलमानों की संख्या बताई है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस में भी थे, मुसलमान कांग्रेस में भी थे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। चलिए, यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीजें आपकी कवर हो गई। अब क्या होगा कि सर संविधान सभा में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब बात आती है कि सर ऐसे कौन कौन सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की। देखिए, संविधान सभा में आप कहेंगे सभा संविधान सभा में महात्मा गांधी, कौन भैया? महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। ठीक है, शामिल नहीं थे। चलिए, यहां हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे सर, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सर संविधान सभा की सदस्यता, संविधान सभा की सदस्यता। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने यहां पर बताए हैं आप लोगों को। सदस्यता किस किसने स्वीकार नहीं की थी? आप कहेंगे सर एक कौन थे, जल्दी से बताइए। यहां पर हम बात करें संविधान सभा की सदस्यता, जिनका नाम है संप्रभु, ये तेज बहादुर संप्रभु कह सकते हैं, संप्रभु कह सकते हैं, एवं जयप्रकाश नारायण। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता दी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप लोग लिख लीजिए कि सर सदस्यता स्वीकार नहीं की। हालांकि उन्हें इन्विटेशन तो आया, लेकिन वो सदस्य नहीं बने। सदस्यता स्वीकार नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, नहीं की। कौन थे जी वो? नहीं की। उनका नाम था तेज बहादुर संप्रभु। आप कहेंगे सर तेज बहादुर संप्रभु। ठीक है जी, संप्रभु आप लोग लिख सकते हैं, एवं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण। ठीक है जी। चलिए, अब यहां पर हमने पढ़ लिया, ये चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली। अच्छा, इसी में मैं आगे लिख दूं, इसी में मैं आगे लिख देता हूं कि भैया यहां पर संविधान सभा में प्रथम आंग्ल व्यक्ति कौन थे? आप कहेंगे सर संविधान सभा में प्रथम प्रथम आंग्ल भारतीय, कि सर संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे? यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, संविधान सभा में, संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन भैया? आप कहेंगे सर पहले आंग्ल, आंग्ल भारतीय। कौन थे जी पहले आंग्ल भारतीय? उनका नाम क्या था? आप कहेंगे सर फ्रैंक एंथनी। आप बताएंगे सर फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी। और भैया प्रथम पारसी कौन थे? प्रथम प्रथम पारसी सदस्य कौन थे? पहले पारसी सदस्य थे जिनका नाम था पीएच मोदी। क्या नाम था जी? पीएच मोदी। क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? पीएच मोदी। चलिए, तो ये पॉइंट हमने अच्छे से डिस्क्राइब भी कर लिए और आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे कि सर संविधान सभा में प्रथम आंग्ल, आंग्ल का मतलब क्या होता है? आंग्ल का मतलब होता है जी, इसको हम लिखते हैं एंग्लो इंडियन। आंग्ल का मतलब होता है एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है कि ऐसे भारतीय व्यक्ति जो विदेशी थे, भारत में आ गए और भारत में आकर बस गए, भारत की नागरिकता ले ली, तो वो आंग्ल भारतीय कहलाए। क्या कहलाए? आंग्ल भारतीय। सर जी लाइन पूरा लिखा करो। अरे भैया आप बीए कर रहे हो क्या? आप बीए कर रहे हो क्या? जो 12th कर रहे हो क्या? आपको पूरा कॉपियां भरनी है, तभी आपको जो है नंबर मिलेंगे। भैया आपके एग्जाम में टिक मार्क होता है, टिक मार्क, उसको आपको याद करना है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे। सिंपल। संविधान सभा की सदस्यता स्वीकार नहीं की तेज बहादुर संप्रभु एवं जयप्रकाश नारायण ने। खत्म। चलो, नारायण ने। ठीक है, संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय फ्रैंक एंथनी, प्रथम पारसी पीएच मोदी। अब इसमें क्या शॉर्ट लिख दिया मैंने? क्या शॉर्ट लिख दिया जी? चलिए, उम्मीद भैया आप लोग प्लीज इनको लिखो, है ना। यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब ये सारे फैक्ट हम जब पढ़ चुके हैं तो आप कहेंगे सर सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव था वो था अंबेडकर साहब का। किसका था? अंबेडकर साहब का। अंबेडकर साहब के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अब बात ये आती है कि सर ये हमने पढ़ लिया कि अंबेडकर साहब का चुनाव सबसे पहले हुआ था कहां से? आप कहेंगे सर पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से जोगिंदरनाथ मंडल के स्थान पर। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो वो क्षेत्र पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अंबेडकर साहब की सीट खाली हो गई। क्या हो गई? अंबेडकर साहब की सीट खाली हो गई। जब सीट खाली हुई तो भैया बिना अंबेडकर साहब के तो संविधान नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उस समय सबसे बड़े कानूनविद थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनसे ज्यादा कानून की समझ किसी को नहीं थी। अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाना कंपलसरी था, इसलिए संविधान सभा में विचार हुआ। अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि पूना सीट से इन्हें सदस्य बनाते हैं। और पूना सीट से सदस्य थे एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर का त्यागपत्र दिलाया और अंबेडकर साहब को संविधान सभा का सदस्य बना दिया दूसरी बार में। ठीक है, चलिए,
लिख लीजिए आप लोग यहाँ तक।